हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी और हम लोग मिल रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल आरटी अकेडमी में। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको हाई क्वालिटी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा है, केवल इसलिए कि आप बोर्ड्स एग्जाम में या अपने जिस भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेई की हो या नीट की हो, नीट के बच्चों के लिए कहीं ना कहीं आपको सक्सेस मिल जाए। और बोर्ड्स के अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके परसेंटेज में इम्प्रूवमेंट हो जाए बहुत अच्छा। बस यही हम लोगों का एक मोटो है आपके लिए। और इस समय हम लोग चल रही क्लास 11th की सीरीज, और 11th में वो टॉपिक मैंने ले रखा है इसमें सीक्वेंस एंड सीरीज। लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज उसको पहले देख लें, क्योंकि आपको उसकी जो डिटेल है उस वहाँ से आपको डिटेल मिल जाएगी कि एपी क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होती है, सीक्वेंस क्या होती है, सीरीज होती है। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो मैंने डिस्कस करी है, क्योंकि आपको आनी चाहिए लेक्चर को स्टार्ट होने से पहले। और अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड इसको अपने फ्रेंड्स के साथ आपको शेयर भी करना है। तो लेक्चर नंबर 2 को देख चलिए, आज हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज का है और अभी तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही चलेगा थोड़ा देर टाइम, सम भी लेंगे। अभी मैंने प्रीवियस लेक्चर जो था उससे ही कुछ क्वेश्चन को उठा करके लिया है कि nth टर्म अगर आपको दिया हो तो आप उससे पर्टिकुलर टर्म कैसे निकालेंगे और कैसे आप कंफर्म करेंगे कि ये अगर nth टर्म दिया गया है तो ये एपी होगी कि नहीं होगी, सम दिया गया तो आप कैसे करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी कराए थे, बट वहाँ पे टाइम कंज्यूम हो रहा था, सिर्फ 1 और 2 थे। आज मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन लिए हैं और इसके अंदर मैंने कुछ क्वेश्चन सिलेक्शन ऑफ टर्म पे बेस्ड भी लिए हैं कि आप कैसे टर्म को सेलेक्ट करेंगे। एपी में अगर आपको 3 टर्म सेलेक्ट करने हैं या 4 टर्म सेलेक्ट करने हैं तो सारी डिटेल आपको इस लेक्चर में मिलने वाली है। तो हमारे साथ लगातार बने रहिए। तो चलिए आज लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन जनरल टर्म एंड जनरल सम। जनरल टर्म जनरल सम की बात करिए, यानी कि एसएन और टीएन की बात करी जा रही है। और टीएन आपको गिवन है, टीएन मींस जनरल टर्म आप कह सकते हैं या nth टर्म भी कह सकते हो। मैं बार बार इसको कह रहा हूँ, आप इसको लास्ट टर्म भी बोल सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसको किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। आप अगर आपको लास्ट टर्म फाइंड करना है तो भी आप उसको यूज कर सकते हैं, आपको कोई पर्टिकुलर टर्म फाइंड करना है तो भी आप यूज कर सकते हो, और जनरल टर्म के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो हमें दिया गया है, इन अ सीक्वेंस another term tn is equal 5n plus 4, prove that it is an AP। ये AP है, हमें ये प्रूफ करना है। अच्छा एक चीज है, आप समझिए, हम लोग तभी डिसाइड कर पाएंगे कि AP है जब कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट हो। और कॉमन डिफरेंस निकलता कैसे, tn में से tn-1 को माइनस कर दिया जाए। चलिए इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं इसको शो कर देता हूँ कि आप किस तरीके से समझ पाएंगे इसको। जैसे कि एक पैटर्न है, इस पैटर्न में ये फर्स्ट टर्म हमारा t1 है, ये t2 है, ये t3 है, ऐसे चलते चलते लास्ट में tn है और tn से जस्ट पहले tn-1 है। अच्छा आप खुद ऑब्जर्व करो, tn और tn-1 दोनों पर्टिकुलर एक टर्म ही तो है, और किसी भी दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वही एपी है। यानी भी दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस है अगर वो कांस्टेंट है तभी तो हम कहेंगे कि एपी है। तो अब यहाँ पर हमें जो tn गिवन है, tn तो फिलहाल गिवन ही है 5n plus 4। अगर मैं बात करूं tn-1 की तो क्या हो जाएगा 5n-1 plus 4, ये हो जाएगा 5n-5 plus 4, यानी कि 5n-1 ये आ चुका है। अब हमें निकालना है, ये कंफर्म करना है कि एपी है कि नहीं। देखो एपी तभी डिसाइड हो पाएगी जब आप कॉमन डिफरेंस दिखाएंगे कि कांस्टेंट है। तो उसके लिए भी देख लेते हैं। तो d इक्वल टू अगर मैं दिखा दूं tn-1 को सॉल्व करके, तो देखिए tn की वैल्यू तो अपने पास है 5n plus 4 और tn-1 की वैल्यू है 5n-1। फोर प्लस 1 कितना आ जाएगा 5, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ चुका है 5 आ चुका है। मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ पा रहे होंगे और इससे क्लियर हो गया कॉमन डिफरेंस 5 आ रहा है कि एपी है, सो इट इज एन एपी।
सो इट इज एन एपी। तो मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ चुके हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब की बार कहा गया कि Tn जो है हमारा 2n² + 3 है, तो प्रूव दैट इट इज नॉट एन एपी। तो भैया चलिए ये भी चेक कर लेते हैं। तो ये एपी तभी नहीं होगा जब Tn-1 कॉमन मतलब कांस्टेंट टर्म ना आए। तो पहले तो हम लोग Tn लिखते हैं, 2n² + 3 और Tn-1 हमारा आ जाएगा 2n-1 का स्क्वायर + 3। तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस हम लोग कहते हैं Tn - Tn-1, 2n² + 3 माइनस 2n-1 का स्क्वायर माइनस का 3। अच्छा जो 2n लिखा है इसको 2 कर देते हैं, मैंने n कर दिया यहाँ। ये आ जाएगा 2n² माइनस 2n² माइनस का 2 प्लस का 4n। ये टर्म हमारे कैंसिल हो चुके हैं दोनों, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 4n - 2। ये आ जाएगा हमारा कॉमन डिफरेंस। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो कॉमन डिफरेंस है इट इज नॉट कांस्टेंट। इट इज नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं है। तो अगर ये कांस्टेंट नहीं है इसका मतलब कि ये एपी नहीं, सो इट इज नॉट एन एपी। सो इट इज नॉट एन एपी, मतलब कि ये एपी नहीं है। एपी नहीं का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। मतलब कि जब भी हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालें अगर वो कांस्टेंट आएगा तभी आप कह पाएंगे कि वो एपी है। तो अगर कांस्टेंट नहीं आ रहा है तो आप इस बात का डिसाइड नहीं कर सकते कि वो एपी है कि नहीं। मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ पाए, तो इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द rth टर्म ऑफ एन एपी हुज सम। अब यार सम दे दिया गया है, लेकिन जब सम की बात करी जाए तब क्या होता है ये भी मैं बता देता हूँ आपको। तो जो Tn है वो Tn हमारा हो जाएगा Sn माइनस Sn - 1। मतलब आप n टर्म के सम में n-1 टर्म का सम माइनस करें तो अगर आप ध्यान से देखें तो लास्ट टर्म ही तो बचेगा, लास्ट वाला ही टर्म बच जाएगा आपका। और उसी लास्ट टर्म को ही तो हम लोग nth टर्म कहते हैं ना। तो Sn के बारे में तो पता है 3n² प्लस का 2n माइनस कितना आ जाएगा Sn - 1। तो जहां जाए ना वहां n-1 कर दो, 3n - 1 का स्क्वायर प्लस 2n - 1। थ्री एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस 3n² माइनस 3 प्लस 6n माइनस 2n प्लस 2। तो 3n² 2n 3n² 2n कैंसिल, यानी कि ये हमारे लिए आ गया 6n - 1 और ये Tn है। और Tn अगर आपका लीनियर है तो फिर आपका काम चल जाएगा। इट इज लीनियर, लीनियर का मतलब यहाँ पर लीनियर इक्वेशन से है, सो इट इज एन एपी। इससे क्लियर होगा कि हाँ अगर Tn हमको दिया गया है तो क्या हम लोग Tr नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। यानी कि Tr हमारे लिए हो जाएगा
6r माइनस 1, आर क्या हो जाएगा 6r माइनस 1। तो मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे इस क्वेश्चन को मैंने किस तरीके से इसको सॉल्व किया है। तो टीआरएस अभी तो पूछा गया था, तो मैंने टीआर टर्म निकाल दिया है। तो बाकी आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। अच्छा ये क्वेश्चन है, लेकिन इस पे हम लोग पहले बात कर लें सिलेक्शन ऑफ टर्म्स की। तो पहले या तो बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ टर्म्स की, क्योंकि छोटी सी चीजें हैं तो ये आनी चाहिए हम लोगों को। चलिए मैं बॉक्स बनाता हूँ, उस बॉक्स में ही लिख लेंगे हम लोग। बात यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। जैसे मान लीजिए आपको 3 टर्म का सिलेक्शन करना है, तो वो हो जाएगा a माइनस डी a प्लस डी। अगर आपको 3 टर्म का सिलेक्शन करना है तो क्या हो जाएगा a माइनस डी a प्लस डी। अच्छा हम इस तरीके से ही क्यों लेते हैं, क्योंकि अगर जब भी कभी इस केस में सम दिया जाता है तो d से d कैंसिल हो जाता है, हमारे लिए a की वैल्यू बड़ी इजी वे में निकल आती है। और इवन आप प्रोडक्ट भी करते हैं तो भी आप a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर के जैसा कोई फॉर्मेशन पाएंगे, इससे सॉल्विंग आसान हो जाती है, इसलिए इसको हम लोग कंसीडर करते हैं। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि a प्लस डी a प्लस टू डी इस तरीके के लिए, तो वो भी आप ले सकते हैं, बट आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। बस इस चीज़ के लिए हम लोग इस चीज़ को कंसीडर ज़्यादा करते हैं। 4 टर्म्स अगर आपको लेने हैं तो उस केस में आ जाएगा हमारे पास a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस डी a प्लस 3d। और एट द एंड अगर हम लोग ये कहें कि अगर आपको 5 टर्म्स लेने हैं तो a माइनस 2d a माइनस डी a प्लस डी a प्लस 2d। इस तरीके से हम लोग टर्म ओवरऑल लेते हैं, मतलब 3 टर्म किस तरीके से लेने हैं, 4 टर्म किस तरीके से लेने हैं, और एट द एंड 5 टर्म के बारे में भी मैंने डिस्कस कर दिया है। अब आते हैं इनके जो छोटे छोटे से पार्ट में, छोटे छोटे से जो क्वेश्चन है उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब जैसे यही एक क्वेश्चन है, इसका हम लोग सोल्यूशन देख लेते हैं। सिलेक्शन ऑफ 3 टर्म्स इन द एपी whose sum is minus 3, सम गिवन है, तो अगर मुझे 3 टर्म लेने हैं तो a माइनस डी a एंड a प्लस डी। हाँ अगर मैं बात करूं इनके सम की, तो वो है माइनस 3, डी और डी कैंसिल हो जाएगा, 3a की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3, a की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1। और कहा गया कि जो प्रोडक्ट है वो 8 है, तो प्रोडक्ट भी कर लेते हैं भाई हम लोग। a माइनस डी इंटू a प्लस डी इक्वल 8। तो a की जगह तो माइनस 1 आ जाएगा, a प्लस डी माइनस डी हो जाएगा हमारे लिए a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और a की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1 इक्वल टू है डी 8। अब यहाँ पर अगर माइनस 1 करते हैं तो 1 माइनस डी स्क्वायर इंटू माइनस 1 की बजाय ये हो जाएगा माइनस 8। तो डी स्क्वायर की वैल्यू हमारी आ जाएगी 9, और डी की वैल्यू आ चुकी होगी हम लोगों की तब तक प्लस माइनस 3। अच्छा अभी टर्म नहीं निकल गया, क्या है ए और डी जरूर निकल आया। तो अगर आप ए की वैल्यू माइनस 1 और डी की वैल्यू 3 लेते हैं तो पहला टर्म आपको मिलेगा माइनस 1 और 3, माइनस 1 और 3 मिल जाएगा आपको माइनस 4, सॉरी फर्स्ट टर्म माइनस 1 एंड देन माइनस 1 प्लस 3 यानी कि 2। एक तो केस आपका ये प्रिपेयर हो गया है। अच्छा एक केस और है माइनस 3 का भी, तो माइनस 1 प्लस 3 यानी कि आपको मिल जाएगा 2 माइनस 1 और माइनस 4 उल्टा। आप इस तरीके से लिखें या इस तरीके से लिखें, बात एक ही है, क्योंकि टर्म में कोई चेंजेस नहीं।
हाँ, अगर आप इसका सम करेंगे तो आपको -3 देखने को मिलेगा, और अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 8 देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ पाए होंगे, और सिलेक्शन ऑफ टर्म्स के बारे में मैंने डिस्कस भी कर दिया, तो आप इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा, डिवाइड 32 into 4 पार्ट्स, ये 4 पार्ट्स लिखा हुआ है, पोर्ट्स लिख गया, which are in AP, AP में है, such that product of their extreme, extreme का मतलब यहाँ पर एंड पॉइंट से, मतलब जो भी इसके कॉर्नर्स में होंगे, एंड में होंगे। तो द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यहाँ पे मीन्स का मतलब है जो मिड में वैल्यूज होंगी, दैट इज 7/15। तो अगर मुझे 3 टर्म में लेने हैं तो हम लोग किस तरीके से लेंगे, अगर आप समझें, a minus 3d, a minus d, a plus d, a plus 3d, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, सेवन बाई 15 एक क्वेश्चन ये बन जाएगी। अच्छा, एक अपनी और भी बन सकती है, किससे, a और d के सम से। तो जरा सम वाला भी केस कर लेते हैं। तो a minus 3d plus a minus d, a plus d and a plus 3d। a की वैल्यू जो यहाँ पर हमें मिल जाएगी वो मिल जाएगी 8। ये a की वैल्यू आ चुकी है हमारी। तो अगर आप उसको सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर होल अपॉन a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर 7/15, 15a स्क्वायर 135d स्क्वायर 7a स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर। 7a स्क्वायर इधर ले आए तो 8a स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 128d स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे लिए 16। a की वैल्यू है 64, 64 इक्वल टू आ जाएगा 16 इंटू डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर की वैल्यू आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी 4, और डी की वैल्यू आपको देखने को मिल जाएगी ±2। देखिए हमारे लिए d की वैल्यू आ चुकी है और a की वैल्यू अपने पास ऑलरेडी 8 है, और a और d की वैल्यू अगर आ जाए तब तो भैया आप निकाल ही लोगे ना, तब तो कुछ बचा ही नहीं अपने पास, इसमें रखना ही है। तो फिलहाल अभी मैं 2 ले रहा हूँ, तो 8 - 6 यानी कि 2 मिल जाएगा आपको। 8 - 2 यानी कि आ जाएगा 6, और 8 + 2 यानी कि 10, और एट द एंड आ जाएगा अपने पास 14। हाँ, अगर -2 भी लेंगे आप तो उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं, बस थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में आ जाती हैं चीज़ें, बाकी आप टर्म निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग एक बॉक्स में कर लेते हैं, यही हमारे लिए आंसर है। तो इसको मैं आंसर लिख दे रहा हूँ। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Sum of 3 numbers in AP is 30, ratio of first to third is 3/7, then find the numbers। हमें नंबर्स अपने फाइंड करने हैं, तो चलिए चेक करते हैं। 3 नंबर्स हैं AP में, यानी कि a - d, a और a + d हम लोग ले सकते हैं। इनका सम कितना हो जाएगा, a - d प्लस a और a + d, ये 30 है। तो 3 इक्वल टू आ जाएगा हमारे लिए 30, और a की वैल्यू आ चुकी है 10। अच्छा, a की वैल्यू से हम लोगों को बड़ा रिलीफ मिल जाता है, क्योंकि जब जो भी दूसरी अदर कंडीशन होती है वहाँ पर अगर आप a को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वहाँ पे आपको d निकालना बहुत आसान लगेगा, क्योंकि उसमें फिर बचता ही नहीं कुछ। तो यहाँ पर रेशियो आ गया फर्स्ट टू थर्ड, यानी कि फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पर फिलहाल a - d है, और थर्ड की बात करें तो a + d है। तो a - d अपॉन a + d, ये बन चुका है 3/7, 7a - 7d 3a + 3d। तो
ये आ जाएगा 4a इक्वल टू 10d, और a की वैल्यू आप 10 रख दें। टेन से 10 कैंसिल, यानी कि फिलहाल d की वैल्यू आ चुकी है 4। अच्छा आप खुद देखो, a की वैल्यू भी मिल गई आपको, d की वैल्यू भी मिल गई, तो यहाँ पुट कर लेते हैं 10 माइनस 4 10 प्लस 4 यानी कि 6 10 और 14। ये हमारे लिए एग्जैक्ट आंसर आ चुका है 6 से 10 14। और रेशियो की बात कर लें या टर्म की बात कर लें, किसी भी तरीके से कर लें तो हम लोग इसको समझ पा रहे हैं। तो चलिए अभी एक एट द एंड हम लोग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। सम ऑफ 3 कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स इन एपी इज 24 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 194, फाइंड द नंबर्स। देखिए फिर से वही बात मैं कहूंगा कि अगर आपसे 3 टर्म एपी में कहे जाए तो a माइनस डी और a प्लस डी ही लेना चाहिए आपको, क्योंकि उससे आपको बहुत आसान लग जाएगा, कैलकुलेशन जो भी है वो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो a माइनस डी a एंड a प्लस डी। हाँ, इसका जो सम है वो कितना है 24 का आ गया, तो सम कर लेते हैं। Sum of their squares in 194। ठीक, a की वैल्यू रखें $64 194। अब देखिए ये 16d और ये 16d तो आपका कैंसिल हो जाएगा, बाकी डी स्क्वायर और एटम एक साथ रख लीजिए। डी स्क्वायर 2d स्क्वायर 64 180 और ये 12 192 इक्वल टू आज का आपका ये 194। और अगर ये 194 आ चुका है तो आप इसको ये देखिए, पहले तो इसको इधर हम लोग शिफ्ट कर लेते हैं। 2d स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा 194 माइनस 192, तो 2d स्क्वायर हो जाएगा 2, तो यहाँ से d स्क्वायर की वैल्यू अपने को मिल जाएगी 1 और d हो जाएगा फिर अपने लिए प्लस माइनस 1। अरे देखो अपने जो वैल्यू है d की तो आ चुकी है और a भी ऑलरेडी आ चुका है, तो जरा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए। 8 माइनस 1 7 8 और 9, ये 3 टर्म आ चुके हैं। अगर इनके स्क्वायर का सम आप करते हैं तो 194 मिल जाएगा और अगर इनका सम करेंगे तो आपको 24 मिल जाएगा। तो आई होप आज का जो सेशन है वो आपको अच्छा लगा होगा, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ इन एपी के हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। बस हमारे साथ लगातार आपको बने रहना है। और अब तो जान ही चुके होंगे कि मैं हूँ आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी, और अपने जो चैनल का नेम है वो है आरटी अकेडमी। और अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें, क्योंकि नॉलेज सबको मिलनी चाहिए। तो हमारे साथ आपको ईयर लॉन्ग रहना है, क्योंकि सीरीज ये पूरे साल चलने वाली है जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाएगा। आप जब 11th से 12th में आएंगे तो भी आपको स्टार्टिंग से कुछ अच्छा ही देखने को मिलेगा। अभी तो फिलहाल 12th के लेक्चर पढ़ ही रहे हैं, बट आपके लिए कुछ अलग से भी लेकर के आएंगे। हो सकता है कुछ जेई के लेक्चर्स आ जाए, बहुत सारी चीज़ें। बस लगातार हमारे साथ बने रहिए, अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए। तो हमारा एक ही टारगेट, आपके हाईएस्ट मार्क्स का अचीवमेंट। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग नई एनर्जी के साथ अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ध्यान रखें, तब तक के लिए बाय।